Hello children, hope all of us are good. Now the topic for today is life supporting elements, air and water. And the key elements that we will study today are air, what is atmosphere, water, removal of soluble impurity and city water supply. अब हमारे आसपास एयर है जो हम ब्रीद इन करते हैं और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट करते हैं वो भी आसपास की एयर में जाती है। इनके अलावा भी एयर में और बहुत सारी गैसेस अलग अलग होती हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। देन हमारे आसपास का एक एटमॉस्फेयर है जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। अब ये एटमॉस्फेयर क्या है और इसकी अलग अलग क्या लेयर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नाउ वी ऑल नो दैट लाइफ ऑन अर्थ बिगैन बिकॉज ऑफ वाटर, तो वाटर हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर के बारे में जानेंगे। अब ये वाटर में कई बार बड़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इन इम्प्योरिटीज़ को निकालना कैसे है ताकि हम इन्हें यूज़ कर सके, इम्प्योरिटीज़ को नहीं वाटर को, इसके बारे में जानेंगे। अब हम लोग जहाँ पे रहते हैं हमारी सिटी में, ये पानी की सप्लाई का पूरा सिस्टम क्या है वो भी स्टडी करेंगे। सो लेट अस बिगिन। नाउ वी ऑल नो दैट एयर इज़ अ प्रेशियस रिसोर्स। अगर एयर नहीं होगी लाइफ नहीं होगी। वी नीड टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू सर्वाइव। नाउ एडल्ट्स ब्रीथ इन अबाउट 10 to 20 cubic meters of air every day. This is about 20,000 breaths or breaths. Now, pure air is a mixture of several gases. इसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है and 1% आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी है और बहुत सारी अलग अलग क्वांटिटी में अदर गैसेस भी हैं। उसके साथ साथ जो वाटर इवेपोरेट होके वाटर वेपर बनता है वो भी एयर का पार्ट बनता है। सो लेट अस नाउ लुक एट फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डिके और बर्न दे ऐड नाइट्रोजन इनटू द एटमॉस्फेयर। लेकिन नाइट्रोजन सॉइल में कैसे आता है? केमिकल फर्टिलाइजर से या फिर वॉल्केनिक इरप्शन से या फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो चुकी है और उन ऑर्गेनिजम्स के डिकेइंग, मतलब उनकी बॉडी जैसे धीरे धीरे डिके होती है तो उनके अंदर का जो नाइट्रोजन है वो भी इस नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल के थ्रू सॉइल में आता है। अब सॉइल में नाइट्रोजन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्लांट्स को अगर नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो वो नाइट्रोजन हम तक कैसे पहुंचेगा? बिकॉज वी कैनॉट ब्रीथ नाइट्रोजन डायरेक्टली। ये नाइट्रोजन हमें प्लांट्स के थ्रू मिलता है और प्लांट्स को ये नाइट्रोजन सॉइल में से कैसे अब्जॉर्ब करते हैं? बैक्टीरिया के थ्रू। एंड एनिमल्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम प्लांट्स, फ्लैश एंड फिश। नेक्स्ट वी कम टू ऑक्सीजन। नाउ ऑल लिविंग बीइंग्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। बिना ऑक्सीजन को ब्रीथ करे हम सरवाइव ही नहीं कर सकते। लेकिन ऑक्सीजन की नीड और कहाँ पड़ती है? अगर फायर बर्न कर रही है तो वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए। अगर आप ऑक्सीजन सप्लाई हटा देंगे तो फायर नहीं बर्न कर सकती। मोरओवर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स रिलीजेस ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन हमारे आसपास है एयर में, ये कहाँ से आती है? प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के टाइम ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद इन करते हैं और ऑक्सीजन को ब्रीद आउट करते हैं। उसके अलावा देयर आर अदर गैसेस इन द एयर विच आर लाइक आर्गन एंड इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स एटसेट्रा। Then there is water vapor which causes changes in the weather and green plants utilize carbon dioxide to prepare food in the process of photosynthesis. Let us see what is atmosphere. The atmosphere is a mixture of gases that surrounds the earth. It is the air we breathe, the wind, rain and the clouds in the sky.
It is life-giving, retains heat and blocks out harmful rays from the sun. The atmosphere is about 1000 kilometers thick and is made up of invisible layers that circle the planet. तो हमारे आसपास जितनी भी एयर है, जितनी भी हवा बह रही है, या बारिश हो रही है, या क्लाउड्स हैं, ये सब क्या है? ये हमारा एटमॉस्फेयर बनाते हैं. और ये एटमॉस्फेयर क्या करता है? सन की जो हार्मफुल रेज हैं उनको ब्लॉक आउट करता है ताकि हम तक ना पहुंचे और हमें नुकसान ना दे. अब ये जो एटमॉस्फेयर है ये बहुत ही ऊंचाई पे है, इसकी थिकनेस भी काफ़ी है. लेट अस नाउ लुक एट द वेरियस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. दे आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, mesosphere, thermosphere and exosphere. So the first one is the troposphere. It is the closest layer to the earth and it starts from the surface of the earth and extends up to about 4 to 12 miles above the earth's surface. Changes in the weather and climate occur in this layer. Next comes the stratosphere. It is about 30 to 35 miles above the surface of the earth and this layer of atmosphere contains ozone gas. This ozone gas layer forms a protective shield for life on the earth by absorbing harmful ultraviolet radiations of the sun. Next comes the mesosphere. Above the stratosphere is the mesosphere which extends about 35 to 50 miles above the surface of the earth. Temperature in the mesosphere reaches as low as minus 184 degrees Fahrenheit. Next comes the thermosphere. It rises several hundred miles above the earth's surface from 50 miles up to about 400 miles. This layer is also known as the upper atmosphere. And last of all is the exosphere. It extends from the top of the thermosphere to 6,200 miles above the earth in the atmosphere. This layer has very few atmospheric molecules which can escape into space. Now, what are pauses? Between each layer of the atmosphere is a boundary called a pause. So, above the troposphere is the tropopause, above the stratosphere is the stratopause, above the mesosphere is the mesopause, and above the thermosphere is the thermopause. At these pauses, maximum change between the spheres occurs. So, let us now look at the significance of air. We need air to breathe in order to stay alive. Air contains oxygen, which is also needed for burning. Parachutes, gliders and kites cannot work without air. Air is also used to fill in footballs, balloons, tubes of vehicles, swimming tubes, etc. Then sailboats and windmills also work on the power of moving air. तो जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसके साथ साथ अगर हमें फायर जलानी है उसके लिए भी ऑक्सीजन चाहिए. जो हमारे पैराशूट्स, ग्लाइडर्स, काइट्स जो हम उड़ाते हैं उसके लिए भी हवा चाहिए. और जब हम खेलते हैं उसके लिए फुटबॉल, बलून वगैरह में भरने के लिए भी चाहिए. मोर देन दैट, जब आप कोई भी व्हीकल में बैठे हैं उन व्हीकल्स को चलाने के लिए जो टायर्स में ट्यूब्स होती हैं उनमें भी हवा भरनी है. यहाँ तक कि कोई भी सेल बोट या फिर आप शिप चला रहे हैं उसके लिए भी हवा चाहिए. सो एयर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. व्हाट आर दी properties of air? Air is a matter. Like other matters, it occupies space, has weight and exerts pressure. Though it is not visible to us, but it has all these qualities. So let us first see that air occupies space. Even though we cannot see air, it can fill up a space. So for this, what we can do is take an empty plastic pop bottle. Put a deflated balloon into the bottle and stretch the open end of the balloon back over the mouth of the bottle. Now try to blow this balloon. नहीं हो पाएगा. Why? Because the
air which was occupying the whole space in the bottle will not allow the balloon to expand. Now let us see that air has weight. So air has mass and earth gravity attracts it and gives it weight. For this, we can take two same balloons and blow them up at equal levels. Tie and balance them on both ends of a scale or metal rod. Now pop one of the balloon. Now what will happen is that the blown up balloon has more weight than the popped out balloon, and this proves that air has weight. Let's see that air has pressure. Now air presses down waves and can push things. For this, take a tin can with a lid. Fill half of it with water. Heat the can on a candle flame till the water boils. Let the water boil for a few minutes. Blow out the candle. Immediately put the lid tightly on the can. Now be careful not to burn your hand. Now put the can carefully in a shallow metallic vessel or a wash basin. Pour fresh water over the can. Now the can gets distorted due to the air pressure exerted. This is because when the water is boiled, it turns into water vapor that replaces the air inside the can. On cooling, water vapor turns into water and creates a vacuum in the can. So the pressure from the surrounding air distorted the can. Now air pressure helps us in many ways. If there was no air pressure, you would not be able to fill up your fountain pens. Even sucking through a straw would not have been possible without air pressure. Now let us study about water. Water is a natural resource and it is also essential for life. The totality of all water on earth is called the hydrosphere. It includes seas, oceans, rivers, lakes, groundwater, glaciers and water vapors. Water is an important medium for various life processes where it acts as a universal solvent. अर्थ पे लाइफ वाटर की वजह से ही है. अगर अर्थ पे पानी नहीं होता तो शायद लाइफ भी नहीं होती. और जितना पानी अर्थ में है उसको हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं. अब ये पानी कहाँ कहाँ है? सीज में, ओशंस में, रिवर्स में, लेक्स में. और यहाँ सबसे पानी कैसे ऊपर एयर में भी जाता है? एज वाटर वेपर. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीडियम जिसके वजह से लाइफ के वेरियस प्रोसेसेस पॉसिबल हैं और लाइफ पॉसिबल है. लेट अस स्टडी द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर. Plants need water to grow and to prepare their food. Animals also need water for their survival. Human beings need water for various purposes like drinking, bathing, cooking, washing, putting off fire and watering plants. तो पानी कितना इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए? हमें पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए. वो खाना जिस प्लांट से हमें मिलता है उस प्लांट की ग्रोथ के लिए भी हमें पानी चाहिए. और कितने एनिमल्स हैं हमारे आसपास, उन सबको पीने के लिए पानी चाहिए. बड़े सारे एनिमल्स तो रहते ही पानी में हैं, तो पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. अब ये जो पानी हम यूज़ करते हैं, ये पानी हमेशा प्योर नहीं होता. प्योर पानी के सोर्सेज अलग हैं, लेकिन ज़्यादातर पानी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं. सो लेट अस नाउ लुक एट द impurities in water. The water we drink contains dirt, mud, germs, pieces of rocks, etc. These substances are called impurities. The water containing these substances or impurities is called contaminated water. The water found in nature also has germs and microorganisms which may cause many diseases in humans and animals. Now the impurities in water are of two types. Those that dissolve in water like salt are called soluble, and those that do not dissolve in water like sand are called insoluble. Different methods are used to remove these impurities from water. So removal of insoluble impurities can be done by using sedimentation, decantation or filtration. So let us see how to use the method of sedimentation.
Take a beaker, fill it with muddy water and put it on a table. Leave it for some time and you will notice that the mud in the water settles down. This settling down of impurities is called sedimentation. Let us see the method of decantation. Take 2 beakers. Fill 1 beaker with muddy water and let the mud settle down in this beaker. Now carefully pick the beaker and pour the clean water above the mud in the empty beaker. This is called decantation. Let us see the process or method of filtration. Make a mixture of mud and water in a tumbler. Take a circular filter paper and fold it to make it look like a cone. Keep this paper cone inside a funnel. Keep the beaker below the funnel and pour the mixture from the tumbler into the beaker through the funnel. You will notice that the mud is left behind in the filter paper and clean water is drained out in the beaker. This is called filtration. Let us now see how to remove the soluble impurities. Now, soluble impurities can be removed by distillation, boiling and chlorination. So, what is the process of distillation? In distillation, the impure water is heated in a closed vessel. Now, the lid of the vessel contains a condenser which is again attached to a flask. On boiling, the water evaporates and the impurities remain behind. The water vapor moves to the condenser. The condenser is kept cold by spraying cold water. On entering the cool condenser, the water vapor changes into water again and is drained into the flask below. So, distilled water is the purest form of water. Now, let us look at the process or method of boiling. Boiling is the best and simple way to purify water. It kills germs present in water and makes it safe for drinking. Next comes the process of chlorination. This process of purifying water is done by adding chlorine. Chlorine kills germs and makes the water pure for drinking. Now we will study the city water supply system. Now here water is first collected in large tanks. The large impurities are removed by sedimentation. Then the smaller impurities are removed by filtration. In the next step, chlorine is added to kill remaining organisms. And then sodium or lime may be used to soften hard water. Some communities add fluoride, which helps to prevent tooth decay. So this is the city water supply system. So what were the key takeaways in this chapter? Air and water are two life-supporting elements. Air contains 78% of nitrogen, 21% of oxygen and 1% of other gases, water vapor and dust particles. Atmosphere has 5 layers: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Air has weight, it occupies space and exerts pressure. The totality of all the water on earth is called the hydrosphere. Water contains 2 types of impurities, soluble and insoluble. Sedimentation, filtration, decantation, chlorination, distillation and boiling are some processes used for purifying water. So I hope the entire chapter was clear to us and answering questions based on this topic will be easy now.